राज्य के स्वरूप और प्रकृति के संबंध में भिन्न विभिन्न विचारकों द्वारा अपने दृष्टिकोण के आधार पर विचार व्यक्त किए गए हैं। जैसे समाजशास्त्री हैं वो राज्य को एक सामाजिक संस्था मानकर चलते हैं। इतिहासकार राज्य को ऐतिहासिक विकास का क्रमफल मानते हैं। राजनीति शास्त्री राज्य को एक ऐसी संस्था मानते हैं जिसका उद्देश्य समाज में शांति और व्यवस्था को बनाए रखना है। तो राज्य के स्वरूप के संबंध में जो विभिन्न सिद्धांत और विचारधाराएं प्रचलित हैं उसमें जो प्रमुख हैं वो है राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत और सावयव सिद्धांत। आज इस लेक्चर में हम राज्य की प्रकृति का सावयव सिद्धांत, जिसे आंगिक एकता का सिद्धांत भी कहा जाता है, उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, सावयव सिद्धांत से क्या अभिप्राय है। सावयव सिद्धांत के जो प्रमुख प्रतिपादक हैं वो माने जाते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। लेकिन जब हम सावयव सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि प्राचीन काल से ही राज्य की जो तुलना है वो मानव के शरीर से की गई है। यह हम कह सकते हैं कि जो सावयव सिद्धांत की मान्यता है वो प्राचीन काल से ही है। प्लेटो, अरस्तु आदि ऐसे विचारक हैं, आगे चलकर सिसरो ऐसे विचारक हैं जिन्होंने राज्य की तुलना मानव के शरीर से की है। तो ये सावयव सिद्धांत या आंगिक एकता का सिद्धांत क्या है। देखिए, सावयव सिद्धांत वह सिद्धांत कहलाता है जिसके अंतर्गत जो राज्य है, राज्य को शरीर का स्वरूप माना जाता है। सरल शब्दों में बताना चाहूँ, सावयव सिद्धांत के प्रतिपादक राज्य की तुलना मानव शरीर के साथ करते हैं। उनका मानना है कि जैसे जो शरीर है, शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो मानव शरीर है वो विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, ठीक वैसे ही राज्य भी विभिन्न अंगों से मिलकर बना है। अर्थात उन्होंने राज्य जिसमें हम निवास करते हैं, राज्य की तुलना मानव के शरीर से की है। जिस तरह मानव के शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो मानव का शरीर है वो विभिन्न अंगों का समूह होता है, उसी प्रकार सावयव सिद्धांत के प्रतिपादकों का मानना है कि राज्य भी विभिन्न अंगों से मिलकर बना है। और ये विभिन्न अंग कौन से हैं? वो व्यक्तियों को अंगों के रूप में लेकर चलते हैं। उनका मानना है कि जो राज्य है वो व्यक्तियों से मिलकर बना है और व्यक्तियों से पृथक राज्य का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे शरीर का उसके अंगों के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, उसी तरह व्यक्तियों के बिना राज्य का भी अस्तित्व नहीं होता। और इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं हर्बर्ट स्पेंसर। इस कारण से इस सिद्धांत को स्पेंसर सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। जबकि जो सावयव सिद्धांत है इसकी मान्यता प्राचीन काल से ही रही है, जिसमें प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, हॉब्स, रूसो आदि अनेक विचारक हैं जिन्होंने सावयव सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्लेटो तो राज्य और व्यक्ति को एक ही मानकर चलता है। उसका मानना है कि जैसे व्यक्ति है, व्यक्ति में 3 प्रमुख गुण होते हैं और ये 3 प्रमुख गुण हैं इंद्रिय तृष्णा, साहस और बुद्धि। और ये तीनों गुणों का प्रतिनिधित्व हमें राज्य में भी दिखाई देता है और वो 3 वर्ग बना देता है प्लेटो। और ये 3 वर्ग हैं, इंद्रिय तृष्णा का प्रतिनिधित्व करता है उत्पादक वर्ग, साहस का प्रतिनिधित्व करता है सैनिक वर्ग और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है शासक वर्ग। यानी कि उन्होंने व्यक्ति और राज्य में समानता स्थापित करने का प्रयास किया है। अरस्तु ने भी अपने राजनीतिक विचारों में राज्य की तुलना मानव शरीर से की है। इसी तरह जब हम हॉब्स के विचारों का अध्ययन करते हैं तो हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है लिव्याथन। और लिव्याथन का अभिप्राय क्या है? एक विशालकाय जीव। तो इस तरह प्राचीन काल से ही जो राज्य की तुलना है वो मानव के शरीर से की जाती है।
और 19वीं शताब्दी ऐसी शताब्दी थी जिसमें यह माना जाता था कि मानव शरीर और राज्य में कोई अंतर ही नहीं है। जैसे मानव शरीर में प्रमुख अंगों के अतिरिक्त उसका पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, ठीक वैसे ही राज्य में भी विभिन्न प्रणालियां पाई जाती हैं। तो सावयव सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? सावयव सिद्धांत से अभिप्राय है वो सिद्धांत जिसमें राज्य को मानव शरीर से उसकी तुलना की गई है। जिस तरह मानव शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है, उसी तरह राज्य का निर्माण भी विभिन्न अंगों से मिलकर हुआ है। क्योंकि इसके जो प्रमुख प्रतिपादक हैं वो कौन है? वो है हर्बर्ट स्पेंसर। तो हम देखेंगे कि हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य की तुलना मानव के शरीर से कैसे की है। देखिए, सबसे पहले वो तुलना करता है रचना। रचना में हर्बर्ट स्पेंसर का क्या कहना है कि जिस प्रकार शरीर की रचना रक्त, मांस, हड्डी आदि से होती है, उसी प्रकार राज्य भी व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि जिस तरह मनुष्य का निर्माण विभिन्न अंगों, और इसमें स्पेंसर यह भी कह देते हैं कि जैसे शरीर का निर्माण रक्त, मांस, हड्डी से होता है, तो राज्य का निर्माण भी विभिन्न व्यक्तियों से मिलकर होता है। नेक्स्ट वो समानता बताते हैं स्पेंसर जन्म को लेकर। कहते प्राणी शरीर तथा राज्य दोनों का ही जन्म जीवाणुओं के रूप में ही प्रारंभ होता है। फिर बात आती है विकास की। अब जो मनुष्य है, मनुष्य जन्म के समय शैशवावस्था में होता है, शिशु अवस्था में होता है, और धीरे धीरे विकास करते हुए वो वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। यानी कि शैशवावस्था से वो बाल्यावस्था में आता है, फिर वो युवावस्था में आता है, प्रौढ़ अवस्था में आता है, और वृद्ध अवस्था में आकर मृत्यु को प्राप्त होता है। तो वो इसकी तुलना राज्य से भी कर देता है स्पेंसर। वो कहता है कि जो राज्य का विकास क्रम है वो भी सरलता से जटिलता की ओर हो रहा है। जिस प्रकार जीव और शरीर साधारणतः समानता से भिन्नता तथा जटिलता की ओर बढ़ते हैं, उसी प्रकार राज्य भी साधारण तथा प्राकृतिक अवस्था से धीरे धीरे विकसित होकर आधुनिक रूप प्राप्त कर सका है। क्योंकि हम यह मानकर चलते हैं, हमारे जो विचारक हैं उनका मानना है कि मनुष्य राज्य के निर्माण से पहले प्राकृतिक अवस्था में रहता था, और वो प्राकृतिक अवस्था आज आधुनिक रूप को प्राप्त हो चुकी है। विज्ञान का इतना आविष्कार हो चुका है कि आज इसका आधुनिक स्वरूप प्राकृतिक अवस्था से बिल्कुल ही भिन्न है। तो जिस तरह राज्य धीरे धीरे विकास करता है, उनका मानना है कि मानव शरीर का विकास होता है और राज्य का भी विकास हो रहा है। नेक्स्ट वो जो स्पेंसर समानता बताते हैं वो है परस्पर निर्भरता। देखिए, जो मनुष्य का शरीर है, मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे पर निर्भर है। मान लीजिए हमारा कोई एक अंग बीमार है। यदि हम एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहूँ कि मान लीजिए हमारा सिर दर्द ही हो रहा है, तो सिर दर्द का प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। यदि हमारे शरीर का कोई एक अंग बीमार है, हमारा हृदय प्रॉपर काम नहीं कर रहा, हमारी लीवर या किडनी प्रॉपर काम नहीं करती, तो उसका प्रभाव संपूर्ण शरीर पर पड़ता है। तो ये जो स्पेंसर है वो राज्य की तुलना व्यक्ति से करते हुए कहता है कि उसी प्रकार राज्य का जो स्वास्थ्य है और उसकी जो शक्ति है वो व्यक्तियों और वर्गों पर निर्भर करती है। यदि व्यक्ति ईमानदार है, व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ है, व्यक्ति स्फूर्तिदायक है, तो वो राज्य निरंतर रूप से विकास करता है। यदि राज्य के वर्ग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, उनमें आपस में हिंसा हो रही है, उनमें एकता नहीं है, तो वो राज्य विकास नहीं करेगा। वो राज्य की श्रेणी बीमार राज्यों के अंतर्गत हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है संगठन। देखिए, शरीर तथा राज्य का संगठन भी एक प्रकार का होता है। इसमें वो कहता है स्पेंसर कि शरीर के 3 भाग हैं: जीवन प्रणाली, विभाजन प्रणाली
और विनिमय प्रणाली। यहाँ सरल शब्दों में कहना चाहूँ कि जो शरीर है उसके ऊपर जो नियंत्रण है वो मस्तिष्क रखता है, और राज्य भी एक संगठन है, और राज्य पर नियंत्रण राजा या शासक वर्ग के द्वारा रखा जाता है। इसी तरह विकास क्रम में आगे कहता है स्पेंसर कि जो जीव शरीर है वो नाशवान होता है, उसका निरंतर विनाश होता रहता है, क्योंकि जो मनुष्य जन्म लेता है वो अवश्य रूप से मृत्यु को प्राप्त करता है, और शरीर के पुराने घटकों के स्थान पर नवीन घटक आते रहते हैं, यानी कि पुरानी केशिकाएं खत्म होती रहती हैं, उसका स्थान नवीन केशिकाएं लेती रहती हैं। इसी तरह राज्य में वृद्ध और बीमार व्यक्ति मरते हैं और उनका स्थान नवीन व्यक्ति लेते रहते हैं। तो इस तरह हर्बर्ट स्पेंसर ने विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से मानव शरीर और राज्य की तुलना की है, जिसमें उसने समानताएं बताई। लेकिन आगे चलकर स्पेंसर कहता है कि मानव शरीर और राज्य में कुछ असमानताएं भी हैं। ठीक है, ये दो भेद करता है। एक तो शरीर के अंगों की अपनी कोई पृथक चेतना नहीं होती। अब देखिए, मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल या कोई ऐसा कारण बनता है, किसी व्यक्ति की जो बाजू है या हाथ है उसके शरीर से अलग हो जाता है, तो वो खत्म है, मृत है। वो हाथ अलग से अपना कोई कार्य नहीं कर सकता, यानी कि शरीर के अंगों की अपनी कोई पृथक चेतना नहीं होती। शरीर के अंग तभी प्रॉपर कार्य करते हैं यदि वो शरीर का अभिन्न अंग होते हैं। लेकिन जब हम समाज की या राज्य की बात करते हैं तो राज्य जो विभिन्न व्यक्तियों से मिलकर बनता है, तो यदि कोई व्यक्ति राज्य से अलग हो जाता है तो हम ये नहीं कह सकते कि उस व्यक्ति का पूर्ण व्यक्तित्व ही खत्म हो गया, वो मृत हो गया। तो इस तरह राज्य और व्यक्ति दोनों सिमिलर नहीं हो सकते। दूसरा जो हर्बर्ट स्पेंसर भेद बताता है वो है चेतना शक्ति का भेद। देखिए, जो मनुष्य का शरीर है उसके अंतर्गत जो हमारी समस्त चेतना शक्ति है, सोचने की शक्ति है, वो मस्तिष्क में है। यदि हमारा मस्तिष्क डेड हो जाता है तो फिर हमारे शरीर को कोई भी निर्देश नहीं मिलता। हमारे शरीर जो कार्य करता है उस कार्य को करने का जो आदेश है, जो सिग्नल है, वो हमें हमारे मस्तिष्क से मिलता है। लेकिन यदि राज्य में जो चेतना शक्ति है वो सभी व्यक्तियों में अपनी पृथक पृथक चेतना शक्ति होती है जो दूसरों से पूर्णतया स्वतंत्र होती है। तो इन असमानताओं के आधार पर स्पेंसर यह निष्कर्ष निकालता है कि समाज में प्रत्येक के कल्याण की बात सोची जाती है। समाज का जो अस्तित्व है अपने सदस्यों के कल्याण हेतु ही होता है, और समाज के सदस्य इस कल्याण का साधन मात्र नहीं होते। तो इस तरह हर्बर्ट स्पेंसर ने एक तरफ राज्य की तुलना मानव शरीर से की है, लेकिन साथ में उसका ये भी कहना है कि जो व्यक्ति है उसकी तुलना पूर्ण रूप से शारीरिक अंगों के साथ नहीं की जा सकती, क्योंकि व्यक्ति का अपना अस्तित्व है, और जो राज्य है, राज्य का उद्देश्य समाज का कल्याण करना है। व्यक्ति का जो अपना व्यक्तिगत या कि उसकी जो अपनी पर्सनैलिटी है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी अपनी चेतना शक्ति है, और समाज जो विभिन्न व्यक्तियों से मिलकर बना है तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों की सोच भी भिन्न भिन्न होती है। तो ये था राज्य की प्रकृति का आंगिक एकता सिद्धांत या सावयव सिद्धांत, जिसकी आलोचना भी हुई है। पहली आलोचना तो यही है कि जो समानता है वो पूर्ण नहीं है, यानी कि शरीर और राज्य हम एक मानकर नहीं चल सकते। हम ये कह सकते हैं कि राज्य के जो अंग हैं वो शरीर के अंगों से कुछ हद तक मिलते हैं, लेकिन ये कहना कि जिस तरह मनुष्य का शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, राज्य भी विभिन्न अंगों से मिलकर बना है। जैसे मनुष्य में शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक विकास क्रम है, वैसे ही राज्य में है
तो ये समानता इस ढंग से नहीं की जा सकती। शरीर तथा राज्यों में कोई समानता नहीं है, क्योंकि जिन तत्वों से शरीर बनता है उनकी तुलना व्यक्ति से नहीं की जा सकती। व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है, अपनी चेतना शक्ति होती है, वे पदार्थ, ठीक है। तो इस ढंग से हम कह सकते हैं कि इनमें समानता पूर्ण रूप से नहीं है। इसका अतिरिक्त व्यक्ति का स्थान पूर्व निर्धारित नहीं होता। अब आंखें हैं, जहाँ आंखें हैं वहीं आंखें होंगी। आंख, नाक, पेट, बाजू सबका अपना अपना स्थान फिक्स होता है। लेकिन राज्य जो विभिन्न व्यक्तियों से मिलकर बना है, उन व्यक्तियों का एक निश्चित स्थान नहीं होता। और इसी तरह ये कहा जाता है, इसके आलोचक कहते हैं कि यदि सावयव सिद्धांत को अपना लिया जाए तो इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को ही खत्म कर सकता है। जब इसकी तुलना मानव शरीर से की जाती है और जो शरीर के अंग हैं वो टोटली मस्तिष्क पर निर्भर करते हैं, तो इसका अर्थ यह भी निकल सकता है कि व्यक्तियों का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो केवल शासक वर्ग के इशारों पर कार्य करेगा। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि सावयव सिद्धांत को आज के संदर्भ में पूर्ण रूप से हम स्वीकार नहीं कर सकते। हाँ, इतना अवश्य मान सकते हैं कि मानव शरीर और राज्य में कुछ समानताएं हैं, लेकिन यह कहना कि जिस तरह का मानव शरीर है वैसा ही राज्य है, इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।